हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वृष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है मांग की कीमत लोच। देखिए, आइए सबसे पहले समझते हैं मांग की लोच होती क्या है। तो मांग की लोच से अभिप्राय होता है वस्तु की कीमत में अथवा किसी और कारण से जो भी परिवर्तन उसकी मांग में आता है, चाहे वो किसी भी कारण से आए, तो वस्तु कीमत में परिवर्तन के कारण आए या किसी और कारण से आए, जो भी हमारे कारण होते हैं, किसी भी कारण से वस्तु की मांग में जितना भी परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं मांग की लोच। क्लियर है। मांग की लोच की जो अवधारणा दी गई थी, मांग की लोच की जो अवधारणा दी थी वो दी गई थी प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दी गई थी मांग की लोच की अवधारणा। मांग की लोच की जो होती है हमारी, वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है, बट इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही पढ़नी है। वो क्या होती है हमारी मांग की कीमत लोच। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है मांग की कीमत लोच के बारे में, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मांग की कीमत लोच होती क्या है बेसिकली। मांग तो देखिए, मांग की कीमत लोच होती क्या है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय होता है वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, किसी भी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो भी उस वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन आता है, इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मांग की कीमत लोच बोला जाता है। वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो भी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन आता है, इसी को इन दोनों के अनुपात को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। क्लियर है। तो देखिए, मांग की कीमत लोच निकालने की हमारे पास में 2 विधियां होती है। पहली होती है अनुपातिक, दूसरी होती है ज्यामितिक। दोनों के एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पहली विधि होती है हमारी अनुपातिक विधि, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, वो होती है हमारी प्रतिशत विधि। अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। तो देखिए, अनुपातिक विधि क्या होती है मांग की कीमत लोच को निकालने की। इसमें किस तरह से मांग की कीमत लोच को निकाला जाता है। तो इसमें सूत्र क्या होता है, ईडी इक्वल टू नेगेटिव मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको वो थोड़ा सा मॉडिफाई करें। देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता है हमारा, Q1 माइनस क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन P1 माइनस पी अपॉन में P मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। Q1 माइनस क्यू को हम डेल्टा क्यू लिख लेते हैं अपॉन में क्यू, पूरे के डिवाइड में इसको हम डेल्टा पी लिख लेते हैं डिवाइड में पी। ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी ईडी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव के अंदर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन में क्यू। तो अब आप इस फॉर्मूले से निकालिए या इस तरीके से निकालिए मांग की कीमत लोच। देखिए, यहाँ पर जो डेल्टा हमारा Q1 का मतलब होता है, वो होता है हमारा वस्तु की नई मांग। Q का मतलब होता है वस्तु की प्रारंभिक मांग। P1 का मतलब होता है वस्तु की नई कीमत, तथा P का मतलब होता है वस्तु की प्रारंभिक कीमत। क्लियर है। और डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग में परिवर्तन, तथा डेल्टा पी का मतलब होता है हमारा मांग वस्तु की कीमत में परिवर्तन। क्लियर। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले थे। एक हमारा फर्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला मांग की कीमत लोच निकालने का, वो क्या आएगा, ये आपका, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मूले से भी अपनी मांग की कीमत लोच को निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालिए, इस तरीके से निकालिए। क्लियर है। तो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा।
देखिए, वस्तु की कीमत जब 10 थी तो उसकी मांग 5 थी। जब वस्तु की कीमत घट करके 5 हो जाती है तो मांग कितनी बढ़ के हो जाती है हमारी 20 हो जाती है। तो आइए मांग की कीमत लोग निकालते हैं। सबसे पहले डेल्टा पी क्या होता है हमारा P1 माइनस पी, यानी नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा दी। तो नई कीमत कितनी हमारी 5 माइनस 10 कितना हो गया -5। डेल्टा Q1 माइनस Q यानी कि 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा हमारा 10। कीमत लोच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई में P अपॉन में Q। नेगेटिव डेल्टा Q कितना हमारा 10 अपॉन में माइनस के 5 मल्टीप्लाई प्रारंभिक कीमत कितनी थी हमारी 10 और प्रारंभिक मांग कितनी थी हमारी 5, तो 10 अपॉन में 5। इस नेगेटिव से तो नेगेटिव कट जाएगा, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो मांग की कीमत जो हमारी कितनी हो गई 4। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को मांग की कीमत रोज कैसे निकाली जाती है। तो ये थी हमारी मांग की कीमत रोज को निकालने की अनुपातिक विधि। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड मेथड जो हमारा ज्यामितिक विधि है, ज्योमेट्रिक मेथड। वो क्या होता है देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो ज्यामितिक विधि। तो देखिए ज्यामितिक विधि के अंदर क्या होता है, ज्यामितिक विधि के अंदर हम मांग की कीमत लोच को ग्राफ के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पर हम अपनी कीमत लोच की एक एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं बता पाते, लेकिन हम उसकी ये बता देते हैं कि मांग की हमारी जो लोच है वो लोचदार है या बेलोचदार है, अर्थात इकाई से ज़्यादा लोचदार है, इकाई से कम लोचदार है, या इकाई के समान लोचदार है। तो यहाँ पर हमारी टोटल 5 स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति क्या होती है हमारी, पूर्णतया लोचदार मांग। क्या होती है हमारी पूर्णतया लोचदार मांग, अर्थात ईडी जो होता है यहाँ पर इन्फिनिटी के बराबर होता है। ईडी क्या होता है हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है। देखिए पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है, जब वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी, जब वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, या बिल्कुल शून्य हो जाए या एकदम से मैक्सिमम हो जाए, तो उस ऐसी वस्तु की लोच को बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। क्लियर है, वस्तु की कीमत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन आने पर भी वस्तु की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसी मांग को हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। बेसिकली जो ये मांग होती है हमारी, जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं उनकी होती है, जैसे कार, एसी, यानी इन वस्तुओं की मांग जो होती है वो ज़्यादातर लोचदार पाई जाती है। इन वस्तुओं को जो ग्राफ बनता है, मांग वक्र जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है हमारा। यहाँ हमारा प्राइस होता है और एक्स एक्सिस के बिल्कुल समांतर, एक्स अक्ष के बिल्कुल समांतर बनता है। देखिए इसी कीमत पर हमारी मांग हमारी Q1 Q2 और इसी तरह से हमारी कम ज़्यादा होती रहती है। सेम कीमत पर मांग हमारी घटती बढ़ती रहती है। क्लियर है, तो पूर्णतः लोचदार मांग समझ में आ गई आपकी। आप सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड जो होती है वो होती है हमारी सेकंड क्या होती है हमारी पूर्णतः बेलोचदार मांग, अर्थात ईडी इक्वल टू 0। देखिए पूर्णतः बेलोचदार मांग कैसे होती है, पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है जब वस्तु की कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने पर भी वस्तु की मांग परिवर्तित नहीं होती है, बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तित होती है। तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तु की मांग को या लोच को क्या बोलते हैं,
पूर्णतः बेलोचदार मांग। ऐसी जो वस्तु होती है ज़्यादातर हमारी अनिवार्य वस्तु होती है जो हमें ज़रूरी होती है, जैसे हमारी खाने पीने की जो खाद्यान्न वस्तु होती है, इन वस्तुओं की मांग ज़्यादातर बेलोचदार होती है। इनका जो ग्राफ बनता है हमारा मांग वक्र, वो किस तरह से बनता है, देखिए कुछ इस तरह से, यानी वाई एक्स के पैरेलल बनता है। ईडी जो होता है हमारा 0 के बराबर होता है। वस्तु की मात्रा हमारी यहाँ पर है, वस्तु का प्राइस यहाँ पर, इधर और इधर। वस्तु के प्राइस में चेंज होने पर भी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो ग्राफ होता है वो हमेशा वाई अक्ष के समांतर बनता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा इकाई के समान लोचदार मांग, या ईडी इक्वल टू 1। देखिए ऐसी मांग, जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में उतना ही परिवर्तन होता है जितना कीमत में होता, तो ऐसी वस्तु की मांग को क्या बोलते हैं, लोचदार मांग या इकाई के समान लोचदार मांग। जब वस्तु कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांग में परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? जितना परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुआ उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में हो जाता है। इसका जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। डी कर्व हमारा देखिए वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में भी उतना ही परिवर्तन है। जितना कीमत में परिवर्तन है उतना ही वस्तु की मांग में परिवर्तन है। क्लियर है? तो ये हमारी इकाई के समान लोचदार मांग थी, जहां पर ईडी इक्वल टू हमेशा 1 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट हमारा इकाई से अधिक लोचदार मांग, या फिर ईडी यहाँ पर क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। देखिए ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में वस्तु कीमत से अधिक परिवर्तन आ जाते हैं। वस्तु कीमत में मांग में जो परिवर्तन होता है, मांग में परिवर्तन ज्यादा हो जाता है, कीमत में परिवर्तन कम होता है। तो ऐसी वस्तु की कीमत को या उसकी मांग को बोलते हैं अधिक लोचदार या लोचदार मांग। इसका जो ग्राफ बनता है हमारा वो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर डी कर्व हमारा देखिए, जब हमारी कीमत यहाँ थी तो वस्तु की मांग ये थी, हमारी कीमत हमारी घट गई, P1 इस पर आ गई, तो हमारी वस्तु की मात्रा बढ़ करके देखिए इसमें इतना चेंज आ रहा है। वस्तु की कीमत में इतना परिवर्तन होने पर मांग में उससे अधिक परिवर्तन हो रहा है, तो ये होती है हमारी इकाई से अधिक लोचदार मांग। क्लियर है? अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं। हमारी जो 5th टाइप होता है इसका, फिफ्थ होता है हमारा इकाई से कम लोचदार मांग, या उसको हम बेलोचदार मांग भी बोलते हैं। यहाँ पर ईडी जो होता है हमारा 1 से कम होता है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ज्यादा हो जाए, वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी तुलना में कम हो, तो ऐसी वस्तु की मांग को बोलते हैं बेलोचदार मांग। देखिए कैसे इसका ग्राफ बनता है हमारा, वस्तु की कीमत यहाँ पर थी तो मांग हमारी ये थी, वस्तु की कीमत हमारी परिवर्तित होकर के इधर हो गई तो वस्तु की मांग बढ़ करके हमारी इधर आ गई। देखिए कीमत में इतना परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हो रहा है, तो ऐसी वस्तु की मांग को बोलते हैं बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग। क्लियर है?
तो ये थी हमारी ज्यामितिक विधि। अब इसके बाद हम बात करते हैं कीमत लोच किस, यानी कौन कौन सी वो तत्व होते हैं जो मांग वस्तु की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं, यानी किन बेसिस पे कीमत लोच तय की जाती है कि वस्तु की कीमत लोच किस प्रकार की होगी। ये जो हमने 5 टाइप पढ़े उनमें से कैसी होगी, वो कौन से तत्व होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। तो देखिए वस्तु की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, तो कौन कौन से वो तत्व होते हैं। पहला होता है हमारा वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति मांग की कीमत लोच को डायरेक्टली प्रभावित करती है। देखिए कैसे, अगर वस्तु हमारी अनिवार्य है, जो भी वस्तु हमारी अनिवार्य होती है जैसे दूध, दही या कपड़े या खाद्यान्न के लिए आटा, गेहूं, जो हमारी वस्तु होती है उनकी मांग सामान्यतः बेरोजगार होती है। उनकी कीमत अगर बढ़ जाती है तब भी हमें उनका प्रोडक्शन जो उपयोग होता है, कंजप्शन, वो करना ही पड़ता है उपभोग। और जो वस्तु हमारी विलासिता पूर्वक होती है जैसे एसी, कार या घर, तो इन वस्तुओं की मांग जो होती है वो लोचदार होती है। जैसे इनकी कीमत बढ़ती है हम इनकी मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कीमत के कम होने पर हम इनकी मांग को बढ़ा देते हैं। क्लियर है। तो वस्तु की प्रकृति। सेकेंड होती है हमारी प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। सेकेंड क्या होती है हमारी प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। देखिए अगर किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु अवेलेबल है, आसपास में अवेलेबल है, तो ऐसी वस्तु की जो मांग होगी वो लोचदार होगी। बट अगर किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है तो उसकी मांग जो होती है वो बेरोजगार होती है। एग्जाम्पल के लिए आप एक ऑटो में जा रहे हो, ठीक है, आपने एक ऑटो वाले को रोका, आप इस ए पॉइंट पर खड़े हो, आपको यहाँ बी पॉइंट पर जाना है। यहाँ से यहाँ तक जो जाने का वो किराया वो 10 रुपये होता है, बट ऑटो वाला आपसे 20 रुपये मांग रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, मना कर दोगे जाने से। आप उसको मना कर दोगे जाने से, क्योंकि आपके पास में भी चॉइस है, आप किसी दूसरे ऑटो को पकड़ सकते हो। बट अगर रात का 1 बजे, रात के 1 बजे आप ऑटो वाले से बोल रहे हो, तब वो आपसे 20 रुपये मांग रहे हैं इस पॉइंट से आने के लिए, जहाँ पर दूर दूर तक कोई दूसरा ऑटो दिख ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, उस ऑटो में चलोगे, क्योंकि आपके पास में प्रतिस्थापन नहीं है, आप किसी और ऑटो को नहीं पकड़ सकते उसकी जगह। क्लियर। तो अगर हमारे पास में प्रतिस्थापन अवेलेबल होता है तो हमारी जो मांग की लोच होती है वो लोचदार होती है। बट अगर प्रतिस्थापन नहीं है वस्तु का तो मांग की जो लोच होगी वो बेलोचदार होगी। क्लियर है। थर्ड होता है हमारा विभिन्न उपयोग। देखिए विभिन्न उपयोग, हमें पता है कि एक वस्तु के कई सारे उपयोग होते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनके काफ़ी सारे उपयोग होते हैं, काफ़ी अधिक उपयोग होते हैं, उनकी मांग लोचदार होती है। बट अगर किसी वस्तु के कुछ ही उपयोग है या 1 या 2 ही उपयोग है तो उन वस्तुओं की मांग जो होती है वो बेरोजगार होती है। जैसे बिजली है, अब बिजली के कई सारे उपयोग होते हैं तो इसकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है। जैसी बिजली सस्ती होती है हम उसके उपयोग बढ़ा देते हैं और मांग अधिक करने लगते हैं। जैसी बिजली महंगी होती है हम उसके उपयोग कम करके मांग को कम कर देते हैं। क्लियर है। तो अगर वस्तु के विभिन्न उपयोग है तो उसकी मांग लोचदार होगी। बट अगर वस्तु के उपयोग लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, तो मांग क्या होती है, उसकी बेरोजगार होती है। फोर्थ क्या होता है हमारा क्रेताओं का आय स्तर। क्रेताओं का आय स्तर से मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी वस्तु के जो क्रेता है वो धनी वर्ग के है, मतलब उनकी आय का स्तर अधिक है, तो उन वस्तु की मांग बेरोजगार होगी। बट अगर किसी वस्तु के जो क्रेता है वो गरीब वर्ग के होते हैं, उनकी आय का स्तर अधिक नहीं होता, तो उन वस्तु की मांग लोचदार पाई जाती है। जैसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वो उसकी मांग को कम कर देते हैं। क्लियर है। तो क्रेताओं का आय का जो स्तर होता है वो भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। उपभोग का स्थगन। देखिए अगर आप किसी वस्तु को भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं, किसी वस्तु के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं, टाल सकते हैं कि आज नहीं बाद में इसको हम खरीद लेंगे और उपभोग कर लेंगे, तो ऐसी वस्तु की मांग लोचदार पाई जाती है। बट अगर कोई वस्तु आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उन वस्तु की मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी, जिसको आप भविष्य के लिए टाल नहीं सकते, उन वस्तु की मांग जो होती है वो बेलोचदार पाई जाती है। क्लियर है। सिक्स क्या होता है हमारा
उपभोक्ताओं की आदत है। अगर किसी वस्तु के उपभोक्ता जो होते हैं उनको उस वस्तु की आदत पड़ गई है, आदी हो चुके हैं, उस वस्तु की लत लग चुकी है, तो उन वस्तुओं की मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी। बट अगर किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की आदत नहीं लगी तो मांग क्या होती है, लोचदार पाई जाती है। जैसे बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू होता है, उनके उपभोक्ताओं को उनकी आदत पड़ जाती है तो उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार पाई जाती है। चाहे उनकी कीमत में कितनी वृद्धि हो, जब पर तब भी वो उन वस्तुओं की मांग को कम नहीं करेंगे। क्लियर है? वस्तु पर आय का भाग मतलब किसी भी वस्तु की खरीद पर हमारी इनकम का, जो उपभोक्ता होता है उसकी आय का कितना प्रतिशत लगता है, ये भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। तो देखिए, अगर हमारा जो आय का भाग काफ़ी कम होता है वस्तु पर तो उसकी मांग बेरोजगार होती है। जैसे अखबार होता है 2 रुपये 3 रुपये का आता है, अगर उसकी प्राइस 3 से बढ़कर 4 भेजे तब भी हम उसकी मांग को कम नहीं करें क्योंकि बहुत ही कम कीमत होती है। बट अगर हमारा एक आय का काफ़ी बड़ा पार्ट वस्तु की कीमत पर लगता है, जैसे आप एक कार खरीदने के लिए गए, वो 10 लाख की कार आपको 12 लाख में मिल रही है, तब आप उसको नहीं खरीदोगे क्योंकि आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट वहाँ पर जा रहा है। क्लियर है? तो आय का भाग हमारा कम होता है तो मांग हमारी बेरोजगार होगी। बट अगर आय का एक बड़ा भाग लगता है वस्तु पर तो जो हमारी मांग होती है वो लोचदार होती है। क्लियर? कीमत स्तर, अगर वस्तु की कीमत का जो स्तर है वो ऊंचा है, अधिक है, तो उसकी मांग लोचदार होगी। बट अगर वस्तु की कीमत कम है, कोई सस्ती वस्तु है, तो उसकी मांग होती है वो बेलोचदार होती है। जैसे पेन है, अगर एक 5 रुपए का पेन है वो 6 में या 7 में बिके तो भी उसकी मांग पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे कुछ कारण थे या हमारे तत्व थे जो हमारी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।